तू देता रहे मुझे जख्म पर जख्म, देखना एक दिन इन जख्मों का हिसाब भी तू ही देगा। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, लोकतंत्र में अपनी विचारधारा, अपना जो दिल की बातें हैं, अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं का जिक्र करना लाजमी होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इसमें हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इसमें सभी लोगों को समान अधिकार है। परंतु कुछ ऐसे तत्व इस समाज में हैं जो महिला पुरुष में और नेताओं में आपस में, व्यक्तियों में आपस में भेदभाव करते हैं। मैं आज कुछ ऐसी ही दो कहानी आपके सामने रखूंगा। एक रोहतास जिले की ये महिला है किरण प्रभाकर और दूसरा राहुल गांधी। शुरुआत में किरण प्रभाकर से करता हूं। ये भाजपा की नेता है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बिहार में थे, तो वहां 10,000 रुपए हर महिला के खाते में सम्मान के रूप में देने का ऐलान प्रधानमंत्री कर रहे थे और डाले भी थे उन्होंने अपने हाथ में। परंतु वहीं इस किरण प्रभाकर जो भाजपा की नेता है, उसका अपमान हुआ, उसको बैठने की जगह नहीं मिली, उसको गुस्से में आकर माइक पर बोलना पड़ा और आरोप लगाया आयोजकों पर कि आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते और आप महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। ऐसे होता है। आप जिलाध्यक्ष हैं जी, आप आपका ये कर्तव्य है। आदमी कह रहे कि विधायक जी का प्रोग्राम है। अरे हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम है। नहीं भैया, क्यों शांत हो? हम 1 घंटे से धूप में बैठे हैं, पीछे के रो पर हमको रखे हुए हैं और धूप में क्या इंतजाम किया है आप क्या इंतजाम किया? आप लोग को हम कल ही बोले थे उस दिन कि इंतजाम होना चाहिए कार्यकर्ताओं का। आप लोगों ने कहा कि कोई मना नहीं करता। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। हम मन से बोलते हैं। अभी रखा हुआ है तो कुर्सी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी और संचालन कर रहे अध्यक्ष जी, और इस मंच पर हमारे एनडीए के, माफ करिएगा मैं आप सबका समय ले रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत दुख हुआ है। बहुत दुख हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इतना सारा कुछ हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। आज तो ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि आज सब जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए। उस ऐतिहासिक दिन को मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जो इस योजनाओं को धरातल पे लागू करने वाले हैं, वो सारे लोग पीछे उठाकर भेज देते हैं। किसी को परवाह नहीं कि एक महिला धूप में बैठी हुई है, उसको पीछे में जगह दिया गया। किसका इंतजाम है? मैं पूछती हूँ। क्या प्रदेश कार्य समिति? मैं नहीं पूछती, मैं कौन होगी? मैं पार्टी की आत्मा से जुड़ी हुई हूँ और मैं इस पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। क्या मेरा जगह पीछे मांगता है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ये इंतजाम? नहीं भैया मैंने किया। मेरा जन्म से मेरे पापा ने नहीं सिखाया रूल तोड़ने को, लेकिन मैंने रूल तोड़ना पड़ा, मुझे अपनी सीट आगे करनी पड़ी। ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाली, अभी मैं जा रही हूँ और मैं बोलती हूँ कार्यकर्ताओं को सुना जाना चाहिए। चंद लोग सत्ता में बैठ करके यहाँ पे हमारे शीर्ष नेतृत्व इतना बढ़िया है, ये पार्टी इतना वो आगे बढ़ी है कि विश्व इस पे गर्व करता है। हम लोग बहुत मजबूत और बड़े पार्टी के नेता हैं, लोग हैं, लेकिन ये पार्टी अपना क्या लूट लक्षण दिखा रही है? ये पार्टी क्या कर रही है? दुख हो रहा है हमें, कहाँ पे गड़बड़ी है? दूसरी बात, बचपन से जब भी हम एग्जाम देने गए हैं, जब भी गए इम्तिहान देने, तो हमें यही बोला गया कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है, नहीं हुआ, जो लो हैंगिंग फ्रूट है, पहले उसको हम तोड़ेंगे, पहले सोल्व करेंगे।
आप सभी से कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कृपया शांत हो जाए। क्या हुआ आपके साथ? सामने 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 देखिए क्या हुआ है आपके साथ? अरे मैंने जन्म लिया है बीजेपी में, मैंने जान मतलब अब सांस लिया है बीजेपी में, उसके हर विचार को आत्मसात करके जी रही हूँ मैं। इसीलिए मैं 2 साल तक इस पार्टी में जाने का इंतजार करती रही कि एक दिन बीजेपी का दरवाजा खुलेगा मेरी एंट्री होगी। अंततः 2 साल बाद एंट्री मिली मुझे इसी पार्टी में। और इस पार्टी में क्या हो रहा है, इस पार्टी से जुड़े लोगों के साथ अगर अन्याय होता है, आप पूछे महिलाओं से, पूछे कार्यकर्ताओं से, जो भी लोग हैं, जनता दल यूथ के जो भी कच करता है, आप लोगों में बैठे रहे। जनता दल यूथ के जो भी कच करता है, आप अनुशासित कच करता है, आप बैठे रहिएगा। जनता दल यूथ के जो भी कच करता है, महिलाएं, आप लोग बैठे रहेंगे। आप मन में रख के, आप अपनी आवाज मन में दबा के, आपको क्या मिल रहा है? अच्छा मिल रहा अरे बोलने दीजिए ना। कार्यकर्ताओं के मन की आवाज अंदर दब गई है भैया। किसके डर से? हम अपने पार्टी में, अपने परिवार में डरे? हम अपने पार्टी परिवार में डरे? हमारा पार्टी है, हमारा परिवार है, हमें डर नहीं। रोहतास जिले की ये महिला नौकरी वाली दीदी के नाम से मशहूर है पूरे जिले में। इन्होंने नौकरियां दी हैं, इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि ये नौकरियां दिला सकती थी। इन्होंने लाइव सिटी को एक इंटरव्यू में कहा है, आप सुनिए क्या कहा है। जरूरत है किरण प्रभाकर को। मेरे बहुत छोटे भाई हैं जो बेरोजगार हैं, मेरे बहुत चाचा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अभाव और निर्धनता का जिंदगी जीते हैं। तो मुझे लगा मैं कुछ कर सकती हूँ, सो मैं करने चली गई बिहार वापस। चलिए, आप बिहार आ गई वापस, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपने पिताजी का नाम कपिल मुनि तिवारी बताया, उनका व्यवसाय क्या रहा, या वो सरकारी सेवक थे? या दूसरा सवाल कि आपको इतना सामर्थ्य कि भाई इतनी सारी कंपनियां आपने गांव में बुला ली और इतनी ज्यादा पहचान कैसे प्राप्त हो गई, शोहरत कैसे मिल गई कि आपके कहने पर वे रोहतास के एक छोटे से गांव में चले आ रहे हैं और वहां रोजगार मेला लगाकर बिहार के लोगों को नौकरी दे रहे हैं? यह शोहरत आपको, यह पहचान जो हमने कहा कि आपको प्राप्त हो गई है, किसी के लिए आप बहन है, किसी के लिए भाभी है, किसी के लिए देवरानी है, किसी के लिए जेठानी है। जी, मेरे पापा के बारे में आपने पूछा, तो मेरे पापा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था उनका। साथ साथ में दादाजी जमींदार थे हमारे, तो पापा खेती बाड़ी भी देखते थे, तो उनको हम किसान भी कह सकते हैं, और एक वो बिजनेसमैन भी थे। पापा 3 भाई रहे, और जो उनसे बड़े थे वो डॉक्टर थे, और उनसे भी जो बड़े थे तो वो काफी मतलब फेमस थे उस क्षेत्र में, समाज में बहुत काम करते थे, श्री शिव मुनि तिवारी। तो अभी जब मंदिर यात्रा के दौरान मैं नहीं, हर किस जगह चीज का घूमी थी। व्यवसाय? आपने कहा ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय, तो हाँ, मतलब किस तरीके का? मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे क्या, किस चीज में? बस उनका बस चलता था जो कि जी, डिहरी पटना, भभुआ आरा, मोहनिया आरा, ऐसे ऐसे करके। तो उन दिनों रोड पे सिर्फ पापा के ही बस हुआ करते थे, तो हम किस नाम वही से? उस तिवारी बस सर्विस, अच्छा जी, तिवारी बस। किरण प्रभाकर चाहती तो आराम से दिल्ली में चैन से रह सककर अपना जीवन काट सकती थी और सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी, परंतु कहीं ना कहीं समाज की सेवा उनके मन में थी, तो वो यहां से छोड़कर और बिहार के रोहतास जिले में इनका गांव पड़ता है, वहां चली गई और वहां पब्लिक की सेवा करने लगी। हजारों लोगों को नौकरियां लगवा चुकी हैं। उसके अलावा 100 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार ये रोहतास जिले में करा चुकी हैं, ऐसा इनका कहना है। मैंने नहीं देखा है, परंतु जो खबरें मेरे पास आई हैं उनके अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। और हर उस व्यक्ति के साथ ये खड़ी रही जो जरूरतमंद था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी एक तरफ तो 10,000 रुपए देकर उन महिलाओं को खुश कर रही है वोट के लिए, जिसे विपक्ष रिश्वत भी बता रहा है, और दूसरी तरफ किरण प्रभाकर जैसी महिला जो कर्मठ है बीजेपी की, उसका अपमान भी भरे मंच पर हो रहा है। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र, आप इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपकी मर्जी है।
मैंने जो मुझे बोलना था मैंने इनके बारे में बोल दिया। अब मैं खबर आता हूं दूसरी खबर पर। राहुल गांधी को केरल के एक एबीवीपी के नेता ने छाती पर गोली मारने की धमकी दी थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी की जान लेने की धमकी दी है, वो भी लाइव शो के दौरान। लेकिन बीजेपी की तरफ से इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 26 सितंबर की रात में एक क्षेत्रीय चैनल के लाइव डिबेट में पूर्व एबीवीपी नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी को सीधी धमकी ही दे दी। लद्दाख हिंसा को लेकर चल रही बहस के बीच प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सीने में गोली मार दी जाएगी। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे न केवल राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला माना, बल्कि जान लेने की एक गंभीर धमकी करार दिया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक सनी जोसेफ ने प्रिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर लोगों के मुद्दों के लिए अथक लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी उनके विचारों का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए अब वे उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाला है कि पुलिस ने अभी तक इस धमकी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी को ऐसी धमकी दी गई हो। बीजेपी नेताओं की तरफ से पहले भी ऐसे विवादित बयान दिए गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने भी खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। इसके बावजूद सवाल उठता है कि ये मानसिकता कहां से लाते हैं इस तरह के लोग। ये मानसिकता क्या दर्शाती है? छाती पर गोली, और वो भी विपक्ष के नेता की, वो भी राहुल गांधी जैसे नेता की छाती पर गोली मारने के बावजूद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाए हैं। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खरगे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर ये राजनीति क्यों बनाई जा रही है? माहौल क्या बनाया जा रहा है? इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस एबीवीपी के नेता ने, जो भाजपा का ही संगठन है एबीवीपी, केरल के नेता ने क्यों धमकी दी? दरअसल राहुल गांधी से नाराज हैं ये नेता। क्यों नाराज है? क्योंकि राहुल गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नया जो अभी जो ट्वीट किया था वो वांगचुक के ऊपर, उससे वो नेता नाराज हो गया और लाइव डिबेट में छाती पर गोली मारने की धमकी देने लगा। आप एक बार देखिए रिपोर्ट। लद्दाख के समाज सुधारक और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई। बीजेपी ने 4 युवकों की हत्या करके और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया। बता दें कि लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हो रहा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 लोग घायल हो गए। हिंसा के लिए वांगचुक और उनके बयानों को दोषी ठहराते हुए पुलिस ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया और जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया। और इन सब का जिम्मेदार बीजेपी ने कांग्रेस को बताया है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने कांग्रेस के कहने पर ही युवाओं को हिंसा के लिए भड़काया।
गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक द्वारा अरब स्प्रिंग और नेपाल जेनजेड विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करने से भीड़ में रोष फैल गया, जिसके चलते लेह में स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ सरकारी वाहनों को आग लगा दी गई। तो वहीं राहुल गांधी ने वांगचुक के साथ हुए व्यवहार, लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को डरा रही है और उसे ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, लद्दाख को आवाज दो और उन्हें 6ठी अनुसूची में शामिल करो। बता दें कि लेह में हुई 24 सितंबर को हिंसा में 3 युवा और 46 वर्षीय एक पूर्व सैनिक सेवांग थारचिंग मारे गए। थारचिंग कारगिल युद्ध लड़ चुके थे। 1996 से 2017 तक सैनिक और लद्दाख स्काउट्स के हवलदार के रूप में सैन्य सेवा दे चुके थे। इन 4 में से 2 जिगमेट दोरजे और स्टांजिन नामग्याल का अंतिम संस्कार रविवार को हुआ। लोकल और राष्ट्रीय मीडिया भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन जिगमेट के घर से 200 मीटर पहले ही उन्हें पुलिस ने जाने से मना कर दिया। लद्दाख बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लासू ने बताया कि कांग्रेस पार्षद समनला दोरजे नुरबो और फुत्सोक स्टेंजन स्पेक, लद्दाख बौद्ध संघ के उपाध्यक्ष साबिन रिगाजीन और गांव के नंबरदार रिगजिन दोरजे को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बाकी अन्य आरोपियों, जिनमें लेह एपेक्स बॉडी और लद्दाख बौद्ध संघ के युवा नेता और छात्र शामिल हैं, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाने के बाद पुलिस अब उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधों की जांच करेगी। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को उन पर एक पाकिस्तानी पीआईओ यानी खुफिया अधिकारी के साथ संपर्क होने का भी दावा किया। लद्दाख के जीडीपी एसडी सिंह जामवाल ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ के एक सदस्य को पकड़ा था। वो वांगचुक से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। यही नहीं, वांगचुक पर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के एक इवेंट कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। साथ ही सोनम वांगचुक के बारे में ये भी कहा गया कि वो बांग्लादेश भी जा चुके हैं। तो वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने पति पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोपों का खंडन किया है। एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि वांगचुक ने हमेशा गांधीवाद तरीके से प्रदर्शन किया है और 4 सितंबर की हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार है। अंगमो ने स्पष्ट किया कि उनके पति की पाकिस्तान की यात्राएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में गए थे। हिमालय के ग्लेशियर के पानी में हम भारत या पाकिस्तान नहीं देखते। गीतांजलि अंगमो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी HIAL की सह संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने पति से संपर्क नहीं कर पाए हैं। गिरफ्तारी का आदेश अभी तक नहीं मिला है और अब वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि लेह में रविवार को कर्फ्यू का 5वां दिन था। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बावजूद फिलहाल लेह में मैंने आपसे पहले शुरुआत में ही कहा था कि मैं लोकतंत्रवादी आदमी हूं। मैं संविधान पर भरोसा करता हूं। संविधान मुझे जितनी ताकत देता है मैं उसका उपयोग करता हूं, परंतु मैं उन चीजों का भी गौर करता हूं कि मेरी वजह से किसी को कोई समस्या ना है। मैं सच्ची बातें आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस का माइंडेड हूं या किसी और पार्टी का माइंडेड हूं। मैं माइंडेड नहीं हूं, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता का प्रतिनिधि वो होता है जो सरकार से सवाल पूछता है। सरकार की चमचागिरी करने वाला जनता का प्रतिनिधि कभी नहीं हो सकता। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, मुझे कोई कोठी बंगला नहीं चाहिए, ना मुझे किसी सरकार से पैसा चाहिए। परंतु कुछ लोग हैं जो गालियां भी देते। खैर कोई बात नहीं, वो हमारे नेचर में, हमें जितनी गालियां पड़ेंगी हम उतना ही अच्छा पत्रकार अपने आप को मानते हैं। मैं आज आपसे वही बातें करना चाह रहा था कि लोकतंत्र में अगर सामने बैठकर व्यक्ति किसी चैनल पर धमकी दे तो उसके साथ क्या होना चाहिए। किरण प्रभाकर का जिस तरह अपमान हुआ भरे मंच पर, उसका क्या होना चाहिए, जबकि किरण प्रभाकर जैसी महिलाएं इस देश में, इस प्रदेश में और बिहार जैसे प्रदेश में एक ऐसी वीरांगना है, ऐसी महिला है जिसने सैकड़ों लोगों को नौकरी लगवाई और तरह तरह की मदद की। ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। 10,000 से किसी का सम्मान नहीं हो सकता। अगर आप 10,000 देकर सम्मान करना चाहते हैं वो सम्मान बेकार है। राहुल गांधी को धमकी देकर क्या साबित करना चाहते हैं ये आप लोगों को तय करना है। ये बीजेपी के लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा इनके बारे में। ये जो बोलते हैं संविधान के दायरे में तो रहकर बोलते नहीं, ये बाहर ही बोलते हैं।
खैर, मैं जो आपसे कह रहा था, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, जिस तरह इस एबीवीपी के नेता ने किया और जिस तरह इस बीजेपी के नेताओं ने इस किरण प्रभाकर के साथ किया। अब संविधान में जो अधिकार है उनका सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और चाहे नेता किसी पार्टी का हो उसका भी सम्मान होना चाहिए अगर वो अच्छा काम करता है तो। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।